वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 के टॉपिक से रिलेटेड पिफा का विंटर 2019 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है तलत। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नीडेड टू बी फुलफिल्ड फॉर रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू, और 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो वैसे तो ये एक बहुत ही ब्रॉड आंसर इसका बन सकता है, लेकिन अगर इसको हम मेन समराइज वे में फोकस करें तो IFRS 15 के मुताबिक जो आंसर बनता है वो ये बनता है कि पैरा 31 के मुताबिक एक एंटिटी को रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए जब एक एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करती है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होती है? जब प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज जो कि एक एसेट है वो कस्टमर को हम देते हैं, यानी जब कस्टमर को उसका कंट्रोल मिलता है। अब इसमें दो तरीके फिर होते हैं कि एक एंटिटी को कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे यानी कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट पर ही फैसला करना होता है कि क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई होगी या एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई होगी। जहां परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई होनी हो वहां पर हम फिर मेजर करते हैं प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन, यानी परसेंटेज निकालते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो गया है, 30%, 40%, 60%, 70%, और उतना रेवेन्यू हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। और फिर जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो 100% रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाता है। तो ये ओवर टाइम के लिए तो ये ट्रीटमेंट फॉलो होती है कि परसेंटेज कंप्लीशन निकाल कर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। जब पॉइंट इन टाइम की बारी आती है तो पॉइंट इन टाइम में आपको देखना होता है कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कब होगा, और उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जो जिसमें 5 इंडिकेटर स्टैंडर्ड के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन ये ओनली इंडिकेटर नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेन इंडिकेटर्स ही हैं, इसके अलावा भी आपके पास ऐसे इंडिकेटर्स और इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिनकी बेस पर आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज करें एट अ पॉइंट इन टाइम। खासतौर पे जैसे गुड्स जो डिलीवर की जाती हैं उनके लिए ये रेलिवेंट है कि ये याद रखें ये इंडिकेटर्स हैं, यानी ये कंक्लूसिव फैक्टर नहीं है। इनकी बेस पर जजमेंट स्टिल एंटिटी को अप्लाई करनी होगी। तो इंडिकेटर ये है कि एक एंटिटी का राइट टू पेमेंट स्टैब्लिश हो जाए, लीगल टाइटल कस्टमर के पास चला जाए, फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो जाए टुवर्ड्स द कस्टमर फ्रॉम द एंटिटी, और कस्टमर के सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप बन जाए, और कस्टमर जो है वो एसेट को एक्सेप्ट भी कर चुका हो। तो जब ये पोजीशन बनेगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो एसेट है उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया और उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इसका पार्ट बी की तरफ देखते हैं। तलत हैज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून 2001। डिटेल्स में टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अभी तक कॉस्ट क्या लगाई है, फ्यूचर में कॉस्ट क्या है, प्रोग्रेस बिलिंग, एडवांस पेमेंट, परसेंटेज कंप्लीशन खुद दी हुई है 60% की। और फिर सिंपल सी एक बात पूछी हुई है कि रेवेन्यू जो रिकग्नाइज करना चाहिए 30 जून 2001 में वो बताएं। अब परफॉर्मेंस क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम, तो रेवेन्यू को प्रोग्रेस कंप्लीशन की बेस पर ही हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल एक बात है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो है 25 मिलियन। तो 25 मिलियन और 60%, तो जब 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो जो टोटल रेवेन्यू हम रिकग्नाइज कर सकते हैं वो 15 मिलियन है। अब यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि अभी तक पास्ट ईयर्स के अंदर कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन अगर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो वहां पर एक 7 मिलियन की अमाउंट माइनस की हुई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इफ रेवेन्यू ऑफ 7 मिलियन हैज ऑलरेडी बीन रिकग्नाइज्ड, अगर वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होती कि 7 मिलियन जो है वो रिकग्नाइज्ड है प्रीवियस पीरियड्स के अंदर, तो फिर रेवेन्यू करंट ईयर में कितना रिकग्नाइज होता? 8 मिलियन के, क्योंकि टोटल कितना रिकग्नाइज होना है 15, ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो चुका है 7 मिलियन, तो 15 - 7 जो है ना वो आप 8 मिलियन को रिकग्नाइज कर लेते। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।